हेलो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर एक जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है वो है डीएनए और आरएनए क्या होता है। दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए और आरएनए किस तरह से हमारे एक एक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं, किस तरह से डीएनए उन इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लाने का प्रयास करता है। इस विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसमें हम ये जानेंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए किस तरह से हमारे बॉडी में, चाहे हमारे सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, हमारी बॉडी की प्रत्येक क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, प्रत्येक इंफॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है। इस विषय पर हम अपनी जानकारी जो है शेयर करेंगे और हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए से अपनी संबंधित जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि कोई सा भी चीज हमारे बॉडी में है, डीएनए के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में, इस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। पहला क्या होता है? डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें डबल शर्करा पाई जाती है। इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? डीएनए, और दूसरा पार्ट क्या है? न्यूक्लिक आरएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहले इसको उठाएंगे और इसको कवर करने का जो है हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, डीएनए का सबसे पहले जो अवलोकन किया था वो कार्ल बेग ने किया था। किसने किया था? कार्ल बेग ने किया था। यानी कि डीएनए का सबसे पहला जो अवलोकन था वो कार्ल बेग ने किया था। और किसने? कार्ल बेग्स ने किया था। ठीक है ना। और डीएनए का अगर मॉडल की बात होगी तो मॉडल किसने दिया था? मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि डीएनए, ये हमें न्यूक्लिक एसिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। उस न्यूक्लिक एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक डीएनए बना, एक आरएनए बना। आरएनए को अभी बाद में कवर करेंगे। पहला हमारा टारगेट क्या है? डीएनए। तो डीएनए का सबसे पहला अवलोकन सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले देखने का काम किया था कार्ल बेग्स ने। वो होता यूं है कि कार्ल बेग्स ने देख के उसको छोड़ दिया, उसको ये समझ के छोड़ दिया कि यह कोई काम का नहीं है। तो उन्होंने जो है ना बस उसका अवलोकन किया था। उस समय उनको दिमाग में नहीं आया कि इसका क्या यूज हो सकता है। लेकिन जब वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक आए तो उन्होंने उनके उस रिसर्च को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? वाटसन और क्रिक को जाता है। आए बात समझ में? बात होती है कि डीएनए कहां-कहां पर मिलते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, आप समझ गए होंगे कि डीएनए क्या होता है ना। डीएनए किसी मनुष्य से, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए उसके पीढ़ी दर पीढ़ी की इंफॉर्मेशन को कैरी करके नई पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी कि सरल शब्दों में, पुराने जमाने के डीएनए की इंफॉर्मेशन को कैरी कर करके नई पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहा है। नई पीढ़ी के लोगों में वो डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है
कि ट्रांसफर कर रहा है। मान लीजिए कि डीएनए अगर कभी कभार क्या होता है, डीएनए के गलत इंफॉर्मेशन के कारण अजीब अजीब से बच्चे पैदा हो जाते हैं, अजीब अजीब से हरकतें करने वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो क्या होता है कि डीएनए अगर गलत इंफॉर्मेशन दे देगा, जो भी इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी में, जो भी चीज अपने अंदर है, वो सब डीएनए की वजह से हो रहा है। अगर मान लीजिए कि कभी होता है ना कि कोई दो मेल और फीमेल है, उनका जो नया बच्चा आएगा, मान लीजिए उसमें गलत इंफॉर्मेशन आ गया, और गलत इंफॉर्मेशन कैसा आ गया, जहां पर उसका मुंह होना चाहिए जहां पर उसका नाक है। मतलब ये कि अगर डीएनए इंफॉर्मेशन गलत दे दिया तो जो नया पीढ़ी का बच्चा आएगा वो गलत हो सकता, गलत तो नहीं, उसमें कुछ माता पिता से अलग लक्षण हमें दिखाई देंगे। इसी को हम बोलते हैं डीएनए का गलत इंफॉर्मेशन। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर जो डीएनए है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर होता है। तो जो डीएनए है वो कहां कहां मिलेगा, तो इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, यानी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, आप जानते ही हो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के जो है संरचना होती है, ठीक है ना। उसके बाद कहां पाया जाता है, तो यह कहां कहां, इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, है ना। उसके बाद कहां पाया जाता है, और यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो किसी कोशिका के न्यूक्लियस में, किसी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर यह पाया जाता है। मान लीजिए आप जानते हैं, आप तो जन्म करते हैं कि अपना एक एक बॉडी जो होता है, अपना एक एक बॉडी होता है, वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका विभाजित होती है तो हमारे जो है ना बॉडी का निर्माण होता है। तो मान लीजिए हमने किसी कोशिका को, किसी मनुष्य की कोशिका के एक कोशिका को उठाया, और उस कोशिका को उठाने के बाद हमने जब उसमें से उसके न्यूक्लियस को हटाया, यानी कि एक कोशिका को उठाया, उस कोशिका में से हमने न्यूक्लियस निकाला, उस न्यूक्लियस को अगर हम अच्छे से देखेंगे ना, तो उसके अंदर हमें डीएनए दिखाई देगा, ठीक है ना। मैंने क्या बता रहा हूं कि जब किसी कोशिका को उठाया और कोशिका में से केंद्रक को अलग किया, और केंद्रक में से फिर हमें क्या मिलेगा, हमें ये डीएनए मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि कहां कहां प्रेजेंट रहता है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट यानी प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं पत्तियों में, वहां पर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोशिका में हमारे सेल्स में कितने रहते हैं, तो सेल्स में हमेशा यह 23 पेयर में रहते हैं, 23 पेयर, और नंबर में कितने होते हैं ये, तो नंबर में ये होते हैं 46, है ना। यानी 23 के पेयर में रहते हैं, और नंबरिंग की बात करें तो ये 46 होते हैं, ठीक है ना। तो ये था एक नॉर्मल नॉलेज, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज डीएनए के बारे में। अब हम इसकी संरचना के बारे में आगे आपको बताएंगे। इस संरचना की चीजों के बारे में हम बताकर, ये मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि सबसे पहला अवलोकन किसने किया, तो कार्ल बेक्स ने किया था। केवल अवलोकन, उसको देखकर छोड़ दिया। उसको देख के छोड़ने के बाद मॉडल किसने दिया, मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने, ठीक है ना। तो ये तो इसका इनके पूर्वज हो गए कि भाई वो किसने ढूंढा डीएनए को। भाई क्वेश्चन आता है ना कि डीएनए को किसने खोजा, डीएनए को सर्च किसने किया, डीएनए का मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए कि जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। कितना होता है, मतलब पूछ लेगा कि कोशिका में कितना को होता है, तो बोल दीजिएगा एक कोशिका में 23 के पेयर में और संख्या में 46 पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे मैं बता रहा हूं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों देखिए डीएनए की संरचना, ये जो डीएनए की संरचना में है उसको हम देखेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक कोशिका के अंदर एक जो है ये हमारी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर हमारा एक नॉर्मली क्या है, डीएनए है।
ये डीएनए, ये जो डीएनए की संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इसको, हम गुणसूत्र बोलते हैं। और यह कहां पर रहता है, तो इसको हम इंग्लिश में जो है ना इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि अपने किसी ह्यूमन बॉडी के एक सेल को पिक करने के बाद उसके अंदर से जब हम उसका न्यूक्लियस निकालेंगे और न्यूक्लियस निकालने के बाद जब उसको उसमें से हम क्या निकालेंगे, केंद्रक उसमें से हम क्या निकालेंगे, गुणसूत्र, यानी हमें क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, है ना। तो ये हमें जो संरचना है वो हमें दिखाई देगी। किसी कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं एक तरह से डीएनए, है ना। तो इस क्रोमोसोम को जब हम पकड़ के खींचेंगे, मतलब जब इस क्रोमोसोम को जब हम अच्छे से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको हमें थोड़ा सा इसको फैलाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें एक कुंडलित संरचना देखने को मिलेगी। एक कुंडलित संरचना देखने को मिलेगी, हम उसी को बोलेंगे डीएनए, है ना। जो ये पहले से क्रोमोसोम कोशिका के अंदर पाया जा रहा था ना, इसमें क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम को पकड़ के खींच दिए तो क्या बन गया, डीएनए। अब इस डीएनए को थोड़ा सा और फैलाया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास जीन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, जीन निकल के आ गया। यानी डीएनए को पकड़ के थोड़ा और खींचने पर, है ना, डीएनए को पकड़ के थोड़ा सा और उसको खींच दिए तो क्या हो गया, जीन हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभार कंफ्यूजन होने की यहाँ पर कोई बात नहीं है कि मनुष्य में इंफॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसमें हम कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप जीन अगर ऑप्शन में मान लीजिए ये दोनों नहीं है, ऑप्शन में गुणसूत्र और डीएनए नहीं है तो आप जीन लगा सकते हैं। मान लीजिए जीन और गुणसूत्र नहीं है तो आप डीएनए लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अगर कोई सा भी एक ऑप्शन में रहता है तो वही अपना सही आंसर माना जाएगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना, जब वो कोशिका के अंदर संक्षिप्त रूप में है, एक संक्षिप्त शेप में है तो हम उनको गुणसूत्र बोलते हैं। उसी को जब पकड़ के थोड़ा टाइट खींच देते हैं तो एक द्विकुंडलित नलिका हमें दिखाई देती है। द्विकुंडलित संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए बोल रहे हैं। जब इस डीएनए को थोड़ा और खींचते हैं तो हमें कुछ इस तरह से संरचनाएं देखने को मिलती है। आया समझ में, ये संरचनाएं हमें। अब कभी कभार क्या हो जाता है, वैसे पूछना तो नहीं है लेकिन कभी कभार आ गया कि इस यहां से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, तो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। आया समझ में। तो यही चीज है डीएनए की संरचना। ऐसे एक नॉर्मली भी हम बना सकते हैं, ये कुछ इस टाइप की भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये डीएनए की भी संरचना होती है, ये भी डीएनए की संरचना है नॉर्मली, ठीक है ना। यहां पर ये जो पॉइंट यहां पर जो मिल रहे हैं तो इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोल रहे हैं इसको, क्रोमेटिन बोल रहे हैं। और इस संरचना के अंदर जो ये पदार्थ भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो हम इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये था नॉर्मल, आप समझ गए होंगे। पहले गुणसूत्र था, गुणसूत्र को पकड़ के धक्के खींच दिए तो क्या बन गया, डीएनए। और डीएनए को और पकड़ के खींच दिए एकदम झटाक से तो क्या अपना निकल गया, जीन निकल गया। आया समझ में। इसके पास क्या होता है, हम क्या समझे हैं, जो डीएनए होता है ना वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके पास, है ना। क्या होता है इसके पास, डीएनए के पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए की फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। डीएनए क्या होता है वो मिल गया। डीएनए से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के जो आपने जो है पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना अगली वीडियो में आरएनए के साथ मिलेंगे। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी ना, हम
आरएनए के ऊपर बात करेंगे। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में कब क्या हो सकता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है ना। जब तक के लिए अगर कहीं से आप मेरे इस चैनल पर आ गए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि किस टॉपिक पर आपको जो है वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।